नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे सेक्शन टेस्ट नंबर 15। बीपीएससी का टेस्ट सीरीज हम लोग देखना शुरू किए थे, जिसमें से स्टार्ट किए थे हम लोग अरिहंत पब्लिकेशन से सेक्शन टेस्ट। फिर हम लोग इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका प्रैक्टिस सेट। तो हम लोग जल्दी इसको ख़त्म कर लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम तो 30 सितंबर को हो जाएगा बीपीएससी का, तो उससे पहले इसे समाप्त करने की कोशिश किया जाएगा और कर भी देंगे। तो चलिए, तो ये जो टॉपिक लिया गया इसमें सेक्शन टेस्ट नंबर 15 में ये है बिहार की अर्थव्यवस्था से। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। फिर हम लोग देखेंगे सेक्शन टेस्ट नंबर 16, उसमें 30 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिहार में महिला रोजगार नीति कब से चलाई जा रही है? ये चलाया जा रहा है 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए, कागज़ की लुंदी ये उद्योग दिया गया अगर संबंधित नगर। तो कागज़ की लुंदी कहाँ है? ये हो जाएगा आपका डालमिया। और ये डालमिया कहाँ है? डालमिया नगर ये है रोहतास में। ये कहाँ है? रोहतास। दूसरा, सिगरेट का उद्योग कहाँ है? तो सिगरेट का उद्योग हो जाएगा दिलावरपुर में है। ये दिलावरपुर कहाँ है? ये मुंगेर में है। और प्लाईवुड, तो प्लाईवुड कहाँ हो जाएगा? हाजीपुर। और जूट का हो जाएगा पूर्णिया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी जिलों में एक एक पैरामेडिकल स्थापित करना है। दूसरा, सभी जिलों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करना है। और तीसरा, सभी अनुमंडलों में एक ANM स्कूल की स्थापना करना है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से जो है वो तीनों सही दिया गया है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो चर्चा किया गया था, क्या जो 7 निश्चय योजना है उसी के तहत इसमें किया गया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन पूछा गया है, तो कौन सा असत्य है? योजना का वार्षिक व्यय इतना करोड़ प्रस्तावित है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण तीनों विभाग द्वारा यह संचालन किया जाता है, ये भी सही है। कन्या शिशु के जन्म के समय उसके परिवार को 2000 प्रदान किए जाते, तो इसमें तो ये भी सही दिया गया। तो इसका जो सही हो जाएगा बी और सी। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें असत्य पूछा गया तो असत्य इसमें से एक भी नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका अगर ऑप्शन देखा एक से, उपयुक्त में से क्या एक से अधिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य बिहार मुहिम के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो स्वास्थ्य बिहार मुहिम के तहत लोक स्वास्थ्य अभियान कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2011 को। आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार नामक योजना कब से चलाई जा रही है बिहार में? आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, ये जो था 7 निश्चय, जो पार्ट 1 था उसी में ये चलाया गया था, जो पहला ही था। और वहीं हम लोग बात करें 7 निश्चय के बारे में, तो 2015 से 20 के बीच था इसका लक्ष्य। उसमें टोटल कितना था? 7 निश्चय कौन कौन सा था, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। पहला था आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, जिसमें 35% जो सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है राज्य में। और दूसरा है हर घर नल का जल, आर्थिक हल युवाओं का बल, ये तीसरा हो गया। चौथा हो जाएगा हर घर बिजली लगातार। और 5वां घर तक पक्की गली नालियाँ। और छठा हो जाएगा शौचालय निर्माण घर का शम्मा। और 7वां हो जाएगा अवसर बढ़े आगे पढ़े। तो ये हम लोग देख लिए। इसका क्या हो जाएगा? तो आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार नामक योजना बिहार में कब से चलाई जा रही है? ये चलाया जा रहा है 20 जनवरी 2016 से। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को उद्यमी बनाने के लिए कितनी सहायक राशि दी जा रही है? तो सहायक के तौर पर कितनी राशि दिया जा रहा है? तो 10 लाख रुपया दिया जा रहा है। तो बिहार का सबसे फेमस है और काफ़ी अच्छा भी योजना है, क्या है? उद्यमी योजना, जिसके अंतर्गत
अनुसूचित जाति और जनजाति को स्टार्टिंग में दिया गया था, फिर बाद में इसे हर एक वर्गों के लिए खोल दिया गया। बिहार में सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है। कितने वर्ष के बुजुर्गों को दिया जाता है? तो 60 से 64 वर्षों तक के बुजुर्गों को पेंशन दिया जाता है। बिहार सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत कितनी राशि एक मुश्त दी जाती है? तो कितना राशि दिया जाता है? ये दिया जाता है 20,000 रुपया। बिहार सरकार द्वारा सक्षम योजना चलाई जा रही है। तो बिहार सरकार द्वारा जो सक्षम योजना जो चलाया जा रहा है, ये भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए, अर्थात भीख मांगने को रोकने के लिए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। बिहार में बिजली से वंचित परिवारों के लिए कब तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था? तो ये लक्ष्य रखा गया था दिसंबर 2018 तक। बिहार सरकार द्वारा सभी परिवारों तक पाइप द्वारा जल आपूर्ति कब तक दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित था? तो ये भी निर्धारित था कब तक? ये निर्धारित था वर्ष 2019-20 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। बिहार के प्रमुख उद्योग एवं उनकी अवस्थिति के बारे में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है? तो पहला इसका जो फर्स्ट है टेसर रेशम, ये कटिहार में ना होकर कहाँ है? ये भागलपुर में। ये तो गलत हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? भागलपुर। दूसरा कम्बल युद्ध उद्योग कहाँ है? तो कम्बल युद्ध उद्योग कहाँ है? ये गया में है, तो इसका ये तो सही दिया गया है। और हथकरघा उद्योग हो जाएगा भागलपुर में भी है और गया में भी है। तो इसमें से पूछा गया था कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। बिहार के जिले पंजीकरण और परामर्श केंद्र कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो इनमें से सभी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लगभग हर एक जिला में ही इसके खोलने का बात कहा गया है, पंजीकरण और परामर्श केंद्र। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। बिहार स्टार्टअप नीति 2016 के अंतर्गत कितने दिनों में प्रस्ताव को अनुमोदन देना अनिवार्य है? तो बिहार स्टार्टअप नीति 2016 के अंतर्गत कितने दिनों में प्रस्ताव को अनुमति देना अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 30 दिनों के अंदर, 1 महीना के अंदर। बिहार सरकार द्वारा सहायता भत्ता योजना अधिकतम कितने वर्षों के लिए दिया जा रहा है? तो बिहार सरकार द्वारा सहायता भत्ता योजना अधिकतम कितने वर्षों के लिए दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है 2 वर्षों के लिए। बिहार सरकार 7 निश्चय योजना, हम लोग बात किए थे पिछले क्वेश्चन में 7 निश्चय कौन कौन सा था। तो बिहार सरकार 7 निश्चय योजना के अंतर्गत युवाओं को कुशल बनाने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो ये किया किसके साथ? ये किया है महाराष्ट्र ज्ञान निगम लिमिटेड के साथ। बिहार के कॉलेजों में मुफ्त में फ्री में वाईफाई सुविधा का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? ये बेल्ट्रन और कौन सा हो जाएगा? ये बेल्ट्रन हो जाएगा, सिर्फ बेल्ट्रन के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, केवल तीसरा। 7 निश्चय नामक कल्याणकारी योजना किस राज्य में संचालित की जा रही है? तो आप लोग भली भांति जान रहे हैं, ये बिहार में शुरू किया गया है। बिहार सरकार द्वारा स्वयं सहायता भत्ता योजना किस आयु वर्ग को दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है 20 से 25 वर्ष के आयु वाले लोगों को लिए है। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में 2001 से 11 दशक के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? ये जनगणना से क्वेश्चन हो गया। तो इसका जो हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि दर्ज किया गया है, ये कहाँ किया गया? ये मधेपुरा में किया गया। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में बिहार का जनसंख्या में तीसरा स्थान है। और दूसरा,
जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10.38 करोड़ है। और दूसरा, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में बिहार का जनघनत्व राज्यों में सर्वाधिक है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इसका जो सही हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें सभी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस सेतु के जीर्णोद्धार कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार, तो अभी जो सेतु है महात्मा गांधी सेतु को दिया गया, विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 23 का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस बिहार के 4 जिलों से गुजरेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस परियोजना का हिस्सा नहीं है? तो इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस, तो बिहार के 4 जिला से गुजरेगा। वो कौन कौन सा जिला 4 है? तो वो है, देखिए, एक तो हो जाएगा रोहतास, दूसरा हो जाएगा औरंगाबाद, तीसरा कैमूर है, तीसरा कौन सा है? तो कैमूर, और चौथा है गया। तो इसमें अरवल जो है ये नहीं होगा। ऑप्शन इसका सी जो है नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बिहार में एथेनॉल फैक्ट्री की स्थापना के साथ राज्य का कौन सा जिला एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक जिला बनेगा? तो बिहार में एथेनॉल फैक्ट्री की स्थापना के साथ राज्य का कौन सा जिला एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक जिला बन जाएगा? तो ये कौन बनेगा? ये बनेगा मुजफ्फरपुर। फर्स्ट हो गया। देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सौर स्ट्रीट लाइट योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कब की गई थी? ये किया गया था सितंबर 2022 में। बिहार स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार के किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो यह बिहार स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार के किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? ये घोषित किया है सुपौल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बिहार राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग होता है? तो कोई भी राज्य में अगर वो बजट संबंधित पेश किया जाता है तो वो कौन सा? तो वो हो जाएगा, वो कौन सा? अनुच्छेद 202 हो जाएगा। और वहीं केंद्रीय बजट किस में चर्चा किया गया है? 112 में है केंद्रीय बजट का चर्चा अनुच्छेद में। हालांकि उसमें जो है अनुच्छेद में ये बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। वहाँ पे क्या है? वार्षिक वित्तीय, वो कुछ उस शब्द का यूज किया है, वार्षिक वित्तीय शब्द का। हाँ, वार्षिक वित्तीय, ये उसका उसमें ये शब्द को यूज किया गया, बजट का यूज नहीं किया गया, वार्षिक वित्तीय विवरण। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। तो जो बिहार में जो पटसन का उद्योग का पट्टी कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्वी बिहार के मैदान में, ये पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा 3.47% रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में 2.98% अनुमानित है। और तीसरा, वित्त वर्ष 2023-24 में 4,479 करोड़ का राजस्व अधिशेष का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका जो सही हो जाएगा, तीनों इसका सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, पहला, दूसरा एवं तीसरा तीनों सही दिया गया है। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान में ब्याज भुगतान का अनुपात 8.29% था। और वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह अनुमानित है कितना? तो ये अनुमानित है 8.64%।
बिहार बजट 2023-24 में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल प्राप्तियों का अनुमान क्या रखा गया है? तो कुल प्राप्तियों का जो अनुमान रखा गया है वो कितना? तो ये रखा गया 2,62,085 करोड़, हाँ 2,00,000, हाँ एक मिनट, 2,62,085 करोड़ 4 लाख, तो इसका 40 करोड़, तो इसका कितना हो जाएगा? इसका फर्स्ट हो जाएगा। एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल प्राप्तियों में से राजस्व प्राप्तियां का कितना प्रतिशत हिस्सा अनुमानित है? तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल प्राप्तियों में से राजस्व प्राप्तियां का जो कितने प्रतिशत हिस्सा अनुमानित है? तो ये अनुमानित है कितना? यह 82.69%। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार बजट 2023-24 का प्रमुख लक्ष्य उच्चतर आर्थिक विकास को प्राप्त करना है। बिहार बजट 2023-24 में विकास मूलक व्यय को प्राथमिकता दी गई है। और तीसरा, बिहार बजट 2023-24 में कुल व्यय का 83.91% विकासात्मक व्यय के लिए रखा गया है। तो प्रयुक्त में से कौन सा कथन है हो जाएगा सही? तो इसका जो पहला और दूसरा इसका सही दिया गया है, फर्स्ट और सेकेंड, अर्थात बिहार बजट 2023-24 का प्रमुख लक्ष्य उच्चतर आर्थिक विकास को प्राप्त करना है। और दूसरा, बिहार बजट 2023-24 में विकास मूलक व्यय को प्राथमिकता दी गई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। बिहार बजट 2023-24 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो खर्च दिया है और प्रतिशत यहाँ पे दिया गया है। तो इसका जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर है कहते हैं 36। इसका देखिए, सामाजिक व्यय है 38.14%। और आर्थिक सेवा पे कितना खर्च होगा? प्रतिशत दिया गया खर्च का, तो 24.01% है। लोक ऋण में कितना? 9%। और सामान्य सेवा के लिए 28.38%। तो इसका जो हो जाएगा सामने वाला सब सही दिया गया है। तो पहला का ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट हो जाएगा। बिहार बजट 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP से कुल बकाया ऋण का अनुपात कितना आकलित किया गया है? तो ये किया गया 37.81%। बिहार बजट 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा चिन्हित प्राथमिकताओं में शामिल है। बिहार बजट 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा चिन्हित प्राथमिकताओं में शामिल है कौन सा? तो इसमें जो शामिल हो जाएगा युवाओं एवं रोजगार, अल्पसंख्यक कल्याण, हरित विकास, शहरी विकास। तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, तो ये सब शामिल है। तो 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये फर्स्ट। 7 निश्चय 2.0 के अंतर्गत बिहार सरकार ने राज्य में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर बिहार खेल विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट एकेडमी की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो ये कहाँ हो जा रहा है? इसका स्थापना कहाँ किया जाएगा, किस स्थान पे? तो आप लोग जरूर जान रहे होंगे, अगर करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो देखिए। तो इसका जो हो जाएगा ये राजगीर में ये प्रस्तावित है। तो राजगीर में क्या बन रहा? पहला, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय भी बन रहा कहाँ? राजगीर में। और राजगीर में और क्या है? ग्लास ब्रिज भी है वहाँ पे नालंदा में। तो चलिए, और हम लोग बात कर रहे हैं अगर वहीं 7 निश्चय 2.0 के बारे में, इसका फर्स्ट हम लोग देख लिए। तो इसमें क्या कौन कौन सा दिया गया है तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, कहीं अपना अच्छा से लिख लीजिए, याद भी रहेगा अगर नहीं लिखा है तो। देखिए, पहला इसमें हो जाएगा युवा शक्ति बिहार की प्रगति, और दूसरा हो जाएगा सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा हर खेत तक सिंचाई का पानी, चौथा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, पाँचवा स्वच्छ शहर विकसित शहर, और छठा हो जाएगा सुलभ संपर्कता, और सातवां हो जाएगा सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा।
तो इसका हो गया 7 निश्चय में, ये सब आता है 7 निश्चय पार्ट 2 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। बिहार में उद्यमिता विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो बिहार में उद्यमिता विकास के लिए कौन कौन सा योजना चलाया जा रहा है इनमें से? तो इनमें से जो चलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना। ये तीनों देखा जाए तो सभी में वही प्रावधान किया गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा और तीसरा ये सही दिया गया है। उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए इंटर पास होने पर अविवाहित महिला को डैश तथा इंटर पास होने पे कितना मिलता? तो इंटर पास होने पे इसमें यही बोल रहा है इंटर पास में कितना मिलेगा, ग्रेजुएशन पे कितना मिलेगा। देखिए, तो इंटर पास करने में 25,000 मिलता है और ग्रेजुएशन कर लेने पे 50,000 तक आर्थिक सहायता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, बिहार की महिलाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना लागू की गई। इस योजना हेतु वर्ष 2023-24 में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 250 करोड़ का ये प्रावधान किया गया है। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार हर खेत तक सिंचाई का पानी के अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 156 योजनाओं के अंतर्गत कुल कितनी भूमि पर सिंचाई सुविधा का विस्तार किया गया है? तो ये किया गया 45,194 हेक्टेयर तक का। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के प्रत्येक वार्ड में सार्वजनिक उपयोग हेतु चरणबद्ध रूप से सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाना है। बिहार बजट 2023-24 में इस योजना के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया था कितना? 382 करोड़ का। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत गांव में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं मल प्रबंधन की व्यवस्था की जानी है। वर्ष 2022-23 तक लक्षित 4,250 ग्राम पंचायतों के विरुद्ध कुल कितनी ग्राम पंचायतों में यह योजना आरंभ की जा चुकी है? तो ये किया गया कितना पंचायतों में? ये किया गया 2428 पंचायतों में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बिहार बजट 2023-24 के संदर्भ में किए गए प्रावधानों के आधार पर सही नहीं है? तो सही नहीं पूछा गया, इसमें से कौन सा सही नहीं है? देखते हैं कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम की स्थापना, इसके लिए कितना किया गया? 20 करोड़। शहरी गरीबी हेतु बहुमंजिला आवासन 35 करोड़ और पक्का चेक डैम योजना के तहत 100 करोड़। तो इसमें से पूछा कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो फर्स्ट है यही सही नहीं है। चलिए बाकी फर्स्ट नहीं, इसका सी है जो तीसरा, ये सही नहीं है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय क्या निर्धारित की गई है? तो ये निर्धारित कितना था? 54,383 था। ये फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। बिहार में प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 3,167 किलोमीटर सड़कों का अनुपात है। सड़क घनत्व की दृष्टि में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 49। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार का वाहनों के निबंधन में देश में तीसरा स्थान है।
देश में पहले तथा दूसरे स्थान पर आने वाला राज्य क्रमशः कौन सा है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश और फिर आ जाएगा 2 नंबर पे महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर। इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है ये। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार के 3 शीर्ष समृद्ध जिलों का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? ये अवरोही क्रम में पूछा, अर्थात घटते क्रम में पूछा है। तो सबसे ज़्यादा जो समृद्ध हो जाएगा जिला वो पटना हो जाएगा, फिर क्या है बेगूसराय और फिर है मुंगेर। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो चलिए कंप्लीट होता है हमारा सेक्शन टेस्ट। कौन सा? अब 15 हो गया। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन टेस्ट 16 नंबर। तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट है? इसमें भौतिकी विज्ञान है। चलिए इसे देखते हैं। इसे भी इसको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं करना, बस क्वेश्चन मैं करके इसका आंसर बता दूंगा, क्योंकि समय काफ़ी इस वीडियो में बढ़ जाएगा। 26 मिनट हो गया है। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म एवं ठंडा रहता है क्योंकि इसके द्वारा ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो इसका क्या वजह है? तो इसका जो वजह हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, उपयुक्त में से संवहन संचालन ये सब नहीं हो पाता, जिस वजह से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इनमें से पूछा गया है ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक है जो सही नहीं दिया गया ओम के बारे में। तो पहला देखते हैं ओम के नियम के बारे में। ओम का नियम एक दृढ़ कथन दावा है कि किसी चालक से बहने वाली धारा सदैव ही इस पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसका क्या है? इसका फर्स्ट तो सही दिया गया है। दूसरा, कोई चालक युक्ति ओम के नियम का पालन तब करती है जब युक्ति का प्रतिरोध प्रयुक्त किए गए विभवांतर के परिणाम और ध्रुवता पर निर्भर ना हो। ये भी सही दिया गया है। ओम का नियम आप लोग जब अच्छा से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा ये। और सी जो दिया गया है, सभी समांगी पदार्थ इस पर ध्यान दिए बिना कि विद्युत क्षेत्र सीमा में है अथवा प्रबल है ओम के नियम का पालन करते हैं। तो इसका जो ये सी नंबर यही गलत दिया गया है, बाकी इसका दूसरा जो सही था। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचलन निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। अर्थात जो ऑप्टिकल फाइबर में कौन सा घटना घटता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के वजह से वो होता है। थर्ड का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया अथवा शुष्क बर्फ हो गया। इस प्रघटना को क्या कहा जाता है? आप लोग जान रहे हैं इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापतन कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है? तो विद्युत सबसे ज़्यादा कौन सा खपत करेगा? अगर इसे हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए पंखा हो गया, फिर क्या हो जाएगा? पंखा ज़्यादा कौन खाएगा बिजली? टेलीविज़न होगा, फिर विद्युत प्रेस हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक केटली भी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक बंद पास के चारों ओर के विभवांतरों और विद्युत वाहक बलों का योगफल शून्य के बराबर होता है। यह किसके परिणाम स्वरूप है? यह है किसके ऊर्जा संरक्षण के परिणाम के स्वरूप है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना में ऊष्मा तरंग प्रकाश की गति से एक सरल रेखा में आगे बढ़ती है? तो एक सरल रेखा में आगे बढ़ती है ऊष्मीय विकिरण के वजह से। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता है? तो निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं हैं? तो इसका जो विशेषता कौन सा हो जाएगा? देखिए इसका हो जाएगा, पहला क्या दिया गया? वे प्रकाश तरंग है। दूसरा, वे निर्वात में भी आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, ये निर्वात में बढ़ सकता है। और इसमें विद्युत और चुंबकीय घटक होते हैं जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो इसका दूसरा और तीसरा सही होना चाहिए। देखते हैं क्या दिया है इसका आंसर 8 का।
दूसरा इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। एक पतली डिस्क और एक पतली वलय दोनों के द्रव्यमान m और त्रिज्या r है। दोनों की उनकी सतह के लंबवत तथा उनके द्रव्यमान केंद्रों से गुजरने वाले अक्षों के परितः समान कोणीय वेग से घूमती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इनमें से कौन सा सही दिया गया? देखिए, वलय की जो ऊर्जा होगा वो अधिक होगा, किससे? उस डिस्क से। इसका फर्स्ट ही सही दिया गया है। सूर्य से आने वाली विकिरणें मुख्यतः किस रूप में होती है? तो सूर्य से जो आने वाली विकिरण होती है वो प्रकाश और लघु तरंगदैर्घ्य अवरक्त विकिरण होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 10 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। डायनमो एक युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी। अध्वनिक तरंगे निम्नलिखित तरंगों में से किसकी समरूपी है? तो ध्वनिक तरंगा जो किसका समरूपी हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा किसी खींची हुई तार पर आघात करने या उसके कर्षित करने पर जनित तरंगे के समरूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी होगा। दो तारों की लंबाइयां, व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के अनुपात में हैं। यदि पतले तार का प्रतिरोध R ओम प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध होगा, तो मोटे तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो उसका भी 10 हो जाएगा। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण MRI निम्न परिघटना पर आधारित है। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण MRI निम्न परिघटना पर आधारित है। कौन सा परिघटना पर आधारित होता है? MRI। ये होता है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर। इसका फर्स्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए, ट्रांसफार्मर की खोज कौन करता है? तो ट्रांसफार्मर की जो खोज किया था ये माइकल फैराडे के द्वारा नहीं किया गया था। ये किसके द्वारा? ये वलाथी के द्वारा किया गया था, ऑटो वलाथी। और दूसरा विद्युत अपघटन का नियम माइकल फैराडे का है। और डायनामो की खोज तो इसको भी कौन करता है? ये भी माइकल फैराडे ने ही किया था। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हो जाएगा, इसमें सही पूछा गया तो जो सही कौन सा हो जाएगा? इसका दूसरा बस सही दिया गया है। 16 का क्या है? एक मिनट। ट्रांसफार्मर की खोज हम लोग देख लिए। चलिए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। आगे देखते हैं। हम लोग 16 देख लिए ना। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे, विद्युत अपघटन का खोज माइकल फैराडे दिया गया है, तो माइकल फैराडे तो सही। डायनामो की खोज जी मार्कोनी। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जो होगा सी हो जाएगा। देखिए, डायनामो की खोज कौन हो जाएगा? ट्रांसफार्मर जो खोज करता है बालाथी ने करता है। इसका फर्स्ट हो जाना चाहिए। एक बार आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा, इसका मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। चलिए बाकी 17 देखते हैं। 17 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है। बिल्कुल सही है, एक प्रकाशिक भ्रम ही है मृग तृष्णा, जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, तो इनमें से सही नहीं पूछा गया। दूसरा देखिए, गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़े की तुलना में उत्तम माने जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तीसरा, एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण चिकित्सा द्वारा रोगियों के कान, नाक या
गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो नहीं, इसका यही गलत दिया गया है। इसका क्या है, यही गलत दे दिया गया, ऑप्शन इसका सी है जो गलत है, बाकी पहला और दूसरा इसका सही है। जब धूप वर्षा की बूंदों पर पड़ती है, जब धूप वर्षा की बूंदों पर पड़ती है तब इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटना उत्तरदायी है? तो इंद्रधनुष बनने के लिए कौन सा घटना घटता है? तो अपवर्तन भी होता है और आंतरिक परावर्तन भी होता है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा और तीसरा हो जाएगा। आवर्धन की चरम सीमा पर अतिवृहद दूरबीनों द्वारा पिंडों का प्रक्षेपण करने पर अस्पष्ट प्रतिबिंब बनने का मुख्य निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो इसका क्या कारण हो जाएगा? देखिए, आवर्धन की चरम सीमा पर अतिवृहद दूरबीनों द्वारा पिंडों का प्रक्षेपण करने पर अस्पष्ट प्रतिबिंब बनने का जो मुख्य कारण है, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, देखिए, पृथ्वी के वायुमंडलीय में वायु का परिवर्तित घनत्व के वजह से। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। तो खगोलीय दूरदर्शी अगर हम लोग देखते हैं दूरबीन से, तो वो कैसा होता है? वो काल्पनिक होता है और बड़ा होता है। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होगी? तो जिसका क्या होगा, तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगा, उसका ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगा। तो किसका हो जाएगा? एक्स किरण का हो जाएगा। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है। सही बात है, उससे अधिक ऊर्जा को उत्पन्न करेगा। निम्नलिखित में से कौन से अर्धचालक है? तो इसमें सेमीकंडक्टर इसमें से कौन सा है? तो सेमीकंडक्टर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये देखिए, सिलिकॉन हो जाएगा और जर्मेनियम हो जाएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम या सिरेमिक, क्या हो जाएगा इसका 23 का? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कॉस्मिक किरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? देखिए, वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, उनकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, वे बहुत अधिक ऊर्जा वाले अवशोषित कणों से बनी होती हैं। तो इसका तीसरा तो सही लग रहा है, और उनकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, तो इसका ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा जो है इसका सही दिया गया है, वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। नाभिकीय रिएक्टर्स में निम्नलिखित में से किसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है? तो ये ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। और ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है? तो ट्रांसफार्मर का जो उपयोग करता है वो प्रत्यवर्ती धारा विभव को उपचाई अथवा अपचाई करने के लिए किया जाता है, अर्थात वोल्टेज को क्या किया जाता है? घटाया बढ़ाया जाता है। 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, 27। चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? वे पराध्वनि तरंग निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो रात्रि में देखने के लिए किया जाता है। एक तरंग है, वो कौन सा तरंग है? अवरक्त तरंग है। मोटर कार में शीतलन तंत्र जो रेडिएटर होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सोचिए को तो सूची 2 से मिलाना है हमें। देखिए इसका क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर क्या है? वायुमंडलों के हवा में आर्द्रता मापा जाता है। और स्फिग्नोमैनोमीटर ये क्या है? ये है रक्त का दाब मापा जाता है इससे। बैरोमीटर आप लोग जानते होंगे, वायुमंडलीय दाब। और पायरोमीटर ये तापमान है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? इसका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर भी यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इसे मिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कंप्लीट होता है हमारा ये सेक्शन टेस्ट नंबर क्या है 15 और 16।
चलिए हम लोग इसे जल्द से जल्द ख़त्म कर देंगे, जितना भी इसका टेस्ट है इस सीरीज में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।